नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का ये वीडियो हम बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं। देखिए, आपको पता है आपके दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। लेकिन आपके सिलेबस में प्रथम प्रश्न पत्र में भी दो पेपर हैं। उन दोनों ऑप्शन में से एक आप चुन सकते हैं। पहला है प्रशासनिक विचारक और दूसरा तुलनात्मक लोक प्रशासन। इन दोनों में से कोई एक पेपर लेकर आप चुन सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रशासनिक विचारक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रशासनिक विचारक पेपर एक तरह से लोक प्रशासन की रीढ़ है। इससे आप लोक प्रशासन कैसे उत्पन्न हुआ, लोक प्रशासन में कौन कौन से थिंकर का क्या क्या योगदान है, कैसे लोक प्रशासन आगे बढ़ा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न देशों में लोक प्रशासन की क्या स्थिति है, वहाँ नौकरशाही कैसे काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले आप लोक प्रशासन के बारे में जानोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए दोस्तों, हम प्रशासनिक विचारक पेपर में के बारे में ही इसमें पढ़ते हैं। प्रशासनिक विचारक में हमने पहले के वीडियो भी इस पेपर से संबंधित डाले हैं। जो कौटिल्य के वीडियो हैं वो आपके सिलेबस से ही हैं। अब इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रशासन में क्या विचार थे, तो ये शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि लोक प्रशासन का कैसे उद्भव हुआ, इसमें कौन कौन से काल आए। वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में लोक प्रशासन का विकास को हम प्रस्तुत करते हैं। वाद से अभिप्राय होता है थीसिस, कि शुरुआत लोक प्रशासन की हुई, उसमें क्या क्या विचार आए। तो इस वाद में हम तीन विचारकों के या तीन थिंकर्स को मुख्य रूप से स्थान देते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधनवाद दिया था। हेनरी फेयोल, जिन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा प्रस्तुत की थी। और मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही। उसके बाद में एक संक्रमण का काल आया, क्योंकि ये विचारक थे वो संरचना और सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर देते थे। लोक प्रशासन में या संगठन में कार्य करने वालों के बारे में, कार्य करने वाले मानव के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो उसके बाद में मानव आधारित दो वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया। एक तो थे एल्टन मेयो, उन्होंने मानव संबंध उपागम प्रस्तुत किया। और एक थी मेरी पॉपर फोलेट, जिन्होंने गतिशील प्रशासन या यूँ कहें कार्यात्मक प्राधिकार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद में इसके विरोध में प्रतिवाद आता है, क्योंकि वाद जो संरचना और औपचारिक संगठन या यूँ कहें इसकी सिद्धांतों पर पूरा जोर दे रहा था, उसमें ही व्यवहारवादी जो आए, उन्होंने संगठन में कार्य करने वाले मानव पर अधिक जोर दिया कि मानव की स्थिति क्या है, संगठन मानव पर ज़्यादा आधारित है न कि सिद्धांतों पर। और इसमें मुख्य रूप से चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था उपागम दिया। हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रस्तुत किया। अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन के लिए आवश्यकता सोपान प्रस्तुत किया। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने इसके बाद में फ्रेडरिक हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत, क्रिस अर्गरिस का परिपक्वता और अपरिपक्वता सिद्धांत, डगलस मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। इसके बाद में एक दोबारा उत्तर वेबरीय चर्चा प्रस्तुत होती है। इसमें लोक विकल्प विचारधारा, जो जेम्स बुचानन और गॉर्डन टुलोक की थी। व्यवस्था दृष्टिकोण या व्यवस्था उपागम दृष्टिकोण, आकस्मिकता दृष्टिकोण, जनसंख्या पारिस्थितिकी और प्राकृतिक तर्कवाद, नव लोक प्रशासन, नवीय लोक प्रशासन, नैनो लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन इत्यादि आते हैं। और उसके बाद में एक सिंथेसिस विचारधारा आती है, संवाद जिसे बोल सकते हैं हम। संवाद का अभिप्राय है कि इन सभी चीज़ों को जोड़कर प्रस्तुत करना, न तो सिद्धांतों को अलग महत्व देना और न व्यवहार को अलग महत्व देना, बल्कि इन दोनों को जोड़कर एक कंसोलिडेटेड स्थिति प्रस्तुत की संवाद में। और इसको हम कहते हैं लोक नीति काल, जो 1970 के बाद प्रस्तुत हुआ। इसमें पहला आता है प्रबंधनवाद, या इसको हम एनपीएम के नाम से जानते हैं, कि
कैसे प्रशासन में एक तरह से मितव्ययता, प्रभावशीलता, 3E फॉर्मूला जो आता है वो कैसे प्रस्तुत किया जाए। कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस आती है, निगमित अभिशासन जिस पर आधारित अभी CSR जैसे कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आए। उसके बाद में गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, रेगुलेटरी गवर्नेंस, ये चीज़ें हम सारी इस जो आपका प्रशासनिक विचारक वाला पेपर है उसमें हम पढ़ेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमने कौटिल्य के विचार देख लिए, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं इसी लिंक पर जाकर। और आज हम बात करेंगे F.W. टेलर की। तो F.W. टेलर के जो प्रशासनिक विचार हैं उनमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम टेलर का परिचय देखेंगे, फिर टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधनवाद है उसका दर्शन क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें, टेलर की क्या कमियां रहीं, उनकी क्या दूसरे वैज्ञानिक क्या आलोचना करते हैं, और आज के लोक प्रशासन में टेलर की क्या प्रासंगिकता है। टेलर समाजवादी और पूंजीवादी विचारकों के वाहक के रूप में, और इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न इस कड़ी में हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं टेलर का परिचय। टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है और उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया था और वैज्ञानिक प्रबंधन का इनको जनक माना जाता है। वे अमेरिका में एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी का विधिवत सुधार प्रस्तुत किया था। टेलर है वो लगभग 1856 के लगभग इनका जन्म हुआ। आप जानते हैं कि 1760 से लेकर 1840 का जो युग था वो औद्योगिक क्रांति का युग था, और यूके या पूरे यूरोप और धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति चरम पर थी। उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन 1860 के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति से उत्पादन उस गति से नहीं हो रहा था, एक अपनी सैचुरेटेड पोजीशन में पहुंच गई थी और उत्पादन उस मात्रा में नहीं हो रहा था, एक सैचुरेटेड स्थिति आ गई थी। तो उस समय टेलर अपने शोध कर रहे थे, अपना अध्ययन कर रहे थे, और उन्होंने एक नया टेलर सिस्टम या वैज्ञानिक प्रबंधन जिसको कह सकते हैं वो प्रस्तुत किया, और उसको एक द्वितीय औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि उस समय औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने में इन्होंने अपना अद्वितीय योगदान प्रस्तुत किया था। और कई वैज्ञानिक इसको वैज्ञानिक प्रबंधन को उत्कृष्टता का शाश्वत दर्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो या समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी था, इसलिए इसको उत्कृष्टता का शाश्वत दर्शन भी बोलते हैं। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन में दर्शन, सिद्धांत, तकनीक आदि प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टेलर द्वारा दिए गए दर्शन। दर्शन से अभिप्राय है कि एक आइडियोलॉजी प्रस्तुत करना, कि अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इन्होंने 4 दर्शन प्रस्तुत किए। अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञानवाद लाना, यानी तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद। दूसरा है श्रमिक और संगठन के हित में श्रमिक का अधिकतम विकास। नेक्स्ट, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, और संघर्ष के स्थान पर सौहार्द। ये 4 दर्शन आपको किसी भी संगठन में लाने हैं और संगठन की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। तो इन 4 दर्शनों के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इनमें। तो सबसे पहले है तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद, या अंगूठे के सिद्धांत पर विज्ञान लाना। तदर्थवाद से मतलब होता है या तात्पर्य है कि कार्य का यादृच्छिक तरीका, रैंडम सिस्टम, कि कार्य का एक किसी भी, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, आप स्टडी करते हैं तो एक निश्चित क्रम होता है। पहले आप एक बार रीडिंग लोगे किसी टॉपिक की, और उसके बाद में आप याद करने का प्रयास करोगे,
या एक सिलेबस का एक फिक्स पैटर्न होता है, उसके हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। यादृच्छिक में रैंडम होता है कि कहीं से कुछ भी तैयार करते हो, कहीं से कुछ भी पढ़ते हो तो आपको उतनी सफलता मिलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार तदर्थवाद से तात्पर्य था कि कार्य का यादृच्छिक तरीका था। उस समय जो संगठन में काम करते तो रैंडम तरीके से होते थे, कोई निश्चित क्रम नहीं था, इसलिए उत्पादन और लाभदायकता दोनों ही सीमित थे। टेलर ने तदर्थवाद के स्थान पर विज्ञानवाद लाने की बात की कि संगठन में विज्ञानवाद लाया जाए। विज्ञानवाद का मतलब होता है कार्य को सुनियोजित तरीके से करना। एक निश्चित क्रम होता है, किसी जैसे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है तो पहले धागे के लिए कार्य किया जाए और धागे के बाद में कपड़ा बुनने का, और कपड़ा बुनने के बाद में कपड़े को एक सिस्टमेटिक उसका स्टोर किया जाए, स्टोर के बाद में उसको मार्केट में बेचने के लिए लाया जाए। तो एक निश्चित क्रम होता था, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, बल्कि पहले एक रैंडम सिस्टम था। तो ये एक विज्ञानवाद सबसे पहले टेलर ने ही प्रस्तुत किया था। उसके बाद में आता है संगठन व श्रमिक के हित में श्रमिक का अधिकतम विकास। टेलर के अनुसार संगठन का वैज्ञानिक प्रबंधन तभी संभव हो सकेगा जब संगठन में एक कुशल और दक्ष कार्यबल विद्यमान होगा। कि व्यक्ति एक कुशल होगा, दक्ष होगा, तभी तो अच्छा काम कर पाएगा। और श्रमिक के उपयुक्त विकास पर पहले कोई ध्यान नहीं दिया गया था, केवल श्रमिक को कार्य लेने का साधन माना जाता था। लेकिन टेलर ने विद्यमान परंपरा को तोड़ा और रेखांकित किया कि श्रमिक को केवल एक श्रमिक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक संसाधन माना जाना चाहिए, और उस संसाधन को एक सतत निवेश करके उसके ऊपर प्रशिक्षण या उसकी योग्यता को इन्वेस्टमेंट करके उसमें उसकी सक्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। इससे संगठन में उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, और अगर उत्पादकता बढ़ेगी तो श्रमिक और संगठन दोनों का ही लाभ बढ़ेगा। इससे मानसिक संगठन में मानसिक क्रांति भी आएगी। इसके बाद में इसके बाद में आते हैं कि सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। सीमित उत्पादन से अधिकतम उत्पादन का अभिप्राय था कि पहले जो अगर आप संघर्ष दोनों में होता है, जो नियोक्ता होता था यानी प्रबंधक होता था और श्रमिक होता था, उनमें हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो उन्होंने कहा कि इसकी मूल जड़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मूल जड़ इसकी सीमित उत्पादन है। आप सीमित उत्पादन की वजह से लाभ पूरा प्राप्त नहीं हो पाता। जो प्रबंधक है वो श्रमिकों पर कमियां ढोते हैं, और श्रमिक है वो प्रबंधकों को इस बारे में जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए ये आपस में संघर्ष चलता रहता है। तो इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिए। और आगे कहा कि संघर्ष के स्थान पर सौहार्द। अगर आप सीमित उत्पादन करोगे, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन करोगे तो अपने आप संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि कमी हमेशा आप समझते हैं कि लड़ाई गाठे की होती है, और अगर गाठा ही आप ख़त्म कर दोगे तो संघर्ष अपने आप ख़त्म हो जाएगा और सौहार्द बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपका लाभ बढ़ता है तो लाभ आवंटन को लेकर होने वाले विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और संगठन में टकराव के स्थान पर सौहार्द विकसित होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा है टेलर का दर्शन। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। आज के वीडियो में अब देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी कड़ी में हम कल दूसरा नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के बाद वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें देखेंगे। लेकिन आज का वीडियो इतना ही है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है तदर्थवाद से आप क्या समझते हैं, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। दूसरा, टेलर का विज्ञानवाद क्या है, यह आपको देखना है। और उसके बाद में दीर्घ क्वेश्चन है, टेलर द्वारा प्रतिपादित दर्शन का विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद।